हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तबस्सुम। वेलकम बैक टू जो है पाई स्टडी सर्कल। सो गाइज, पिछली वीडियो के दौरान मैंने आपको बताया था 12th एनआईएस होम साइंस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू 1 और 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको बताया था 4 और 6 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिसका था वो फर्स्ट पार्ट पार्ट 1। सो वहाँ पर हमने गाइज कम से कम 10 क्वेश्चन विद आंसर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। उस पर मुझे काफ़ी आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, और तभी मैंने आपसे बोला था कि यहाँ अभी कुछ क्वेश्चंस अभी रह रहे हैं। सो 10 क्वेश्चंस हमने वहाँ पर किए, और 10 क्वेश्चंस ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ विद आंसर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लिख के रख लो, एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं वाले क्वेश्चंस। ठीक है। सो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा गाइज, अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होम साइंस का पेपर आता किस तरीके से है। सो गाइज, होम साइंस का पेपर कैसा आएगा, ये वीडियो भी मैंने अपलोड की है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और बात करें कि पूरे सिलेबस की, चैप्टर वाइज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा सिलेबस चल रहा है, तो उन सभी चैप्टर्स का लिंक भी नीचे ही मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो चेक कर लिया करो यार। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाती हैं काम के आपको वहाँ पे। चलिए देखिए, 10 क्वेश्चन हम लोग जो है 4 और 6 नंबर वाले डिस्कस कर चुके हैं। यहीं से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहले वीडियो देखो, अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो आप लोग। तो देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, अब जो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, वहाँ हमने किशोरावस्था वगैरह को भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है कि बालिकाओं के प्रति बरती जाने वाली विभिन्न भेदभावों की सूची बनाइए। आपको पता है बालक और बालिका में काफ़ी हद तक भेद किया ही जाता है अगर इंडिया की बात करें तो। यहाँ पर तो सूची बनानी है और किसी एक की विस्तार से व्याख्या करनी है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं कि भाई, भारतीय समाज की संस्कृति और परंपरा के अनुसार बालिका को एक पराया धन समझा जाता है। अगर आप एक बालिका हो तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में वर्ड सुना ही होगा, और नहीं सुना तो सुन लोगे भाई, अभी काफ़ी टाइम है। तो कहा जाता है कि बालिका एक पराया धन है, तुम्हें तो पराए घर जाना है, और उसके संस्कार में ही ये भावना डाली दी जाती है कि तुम्हें शादी के बाद जो है, विवाह के पश्चात दूसरे घर में जाना है, जहां उनके पति को परमेश्वर मानकर और अन्य सदस्यों को पूज्य मानकर उनकी सेवा में अपना जीवन बिताना है। तो ऐसा माना जाता है। और इसके उल्टा बालकों को उसके माता पिता ही नहीं, बल्कि जो उनके दादा दादी भी होते हैं ना, वो अपने वंश का उत्तराधिकारी मानते हैं कि भाई, तुम तो वंश को आगे बढ़ाओगे, और उस पर विशेष लाड प्यार द्वारा उसे सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। वैसे ऐसा हर जगह नहीं होता कहीं कहीं होता होगा। तथा सदैव उसके दीर्घ जीवन की कामना करते रहते हैं कि बेटा लंबी उम्र हो तुम्हारी, लंबे तुम टाइम तक जियो। तो ये तो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन जान लिया। अब देखिए, प्रमुख कारण क्या है कि बालिकाओं की जो ये स्थिति है कि उनको लड़कों से कम आंका जाता है, उसके लिए क्या क्या वजह हो सकती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सब शो करने वाली हूँ। इस पूरी वीडियो का PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक बार वीडियो सुन लो, समझ लो, उसके बाद आप PDF देखोगे तो एक होंगे आपके पास कुछ पॉइंट्स, मतलब इस तरीके से, तो आप याद। तो देखो भाई, हम प्रमुख कारण यहाँ पर जान रहे हैं। पहला कारण है आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अशिक्षा। पहली बात, सबसे बड़ी जो वजह होती है अशिक्षा, यानी लोगों को शिक्षित नहीं होते लोग। आप क्या करेंगे गाइस, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आप हेडिंग याद रख लो, 5-6 हेडिंग, क्योंकि 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हेडिंग याद रख लो, हेडिंग के अंदर की डिटेल अगर आप बना के भी लिख दोगे ना, आराम से चल जाएगा। क्योंकि ये होम साइंस सब्जेक्ट जो है इतना ईजी है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इससे कनेक्ट करते हो, है ना, देखते हो सारी चीज़ें आप। सो गाइज, आप हेडिंग याद रख लो कि जो बालिकाएं होती हैं उनकी जो ऐसी स्थिति होती है, उपेक्षित का मतलब गाइज क्या होता है कि उनको जो नकारा जाता है एक तरीके से, या उनकी स्थिति जो लड़कों की तुलना में थोड़ी बेकार होती है। वो क्यों होती है? पहली वजह है अशिक्षा। पढ़ाई में प्रथम आने के बावजूद भी कभी कभी घर की देखरेख करने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। लड़की को 5 बजे उठकर घर के कामकाज करने पड़ते हैं किसी को, और उसके बड़े भाइयों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, जबकि बड़े भाइयों को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, 2-3 बार फेल भी हो चुके हैं। ऐसा ही कोई भी एग्जाम्पल दे दो कि ऐसा होता है। तो अशिक्षा पहली वजह है इस चीज़ की, ठीक है। और दूसरा वजह है कि उपेक्षित का मतलब वही है, जीवन भर इस एहसास से उसको गुजरना पड़ता है कि वो एक लड़की है, यानी उसकी उपेक्षा की जाती है, उसको कम आंका जाता है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो, ज़्यादातर परिवारों में लड़की स्वयं को अनचाही उपेक्षितहीन स्थिति में पाती है। तो गाइस, तीसरा है अपर्याप्त भोजन। तो भाई, इसकी वजह क्या है? देखिए, अपर्याप्त भोजन तीसरी इसकी हेडिंग है। एक सामान्य भारतीय परिवार में माताएं पहले अपने पति और लड़कों को खाना परोसती हैं, बचा हुआ खाना लड़कियों को मिलता है, और वो खुद भी ऐसा ही करती हैं, खुद भी तभी खाती हैं। तो ऐसा यहाँ पर सब कुछ लिख रहा है। सो गाइस, अपर्याप्त भोजन भी इसकी वजह हो सकती है कि लड़कियों को जो है कम आंका जाता है, उपेक्षा, मतलब स्थिति जो उनकी खराब है, इस वजह से ये। फोर्थ आपका पॉइंट है प्रतिरोधी शक्ति का अभाव, कि जब किसी व्यक्ति विशेष को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो उसके व्यक्ति में रोग से प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती,
है ना। तो यही बालिकाओं के साथ होता है, आगे चलकर वो संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाती हैं। जब अच्छा खाना उनको शुरू में नहीं मिलता तो आने वाले टाइम में वो रोग से ग्रसित हो जाती हैं, पर उसके उत्तम स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया जाता। परिणाम ये होता है कि कई लड़कियां अपना प्रथम जन्म दिवस भी नहीं देख पाती। तो ये भी एक उपेक्षा का कारण है कि प्रतिरोधी शक्ति का उनके शरीर में अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसकी शिक्षा से वंचित। जितने लड़के स्कूल जाते हैं उसी संख्या में लड़कियां स्कूल नहीं जाती, उनको भी स्कूल जाने के अवसर देने चाहिए। ज़्यादातर मूल शिक्षा पहले ही उनके स्कूल को छुड़वा दिया जाता है, छोटी उम्र में ही उनको घर के कामों में लगा दिया जाता है। और उनकी कॉपी किताबियाँ खरीदने में भी बहुत से अभिभावक जो होते हैं, घर वाले जो होते हैं, वो भी हिचकिचाते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि शिक्षा से वो वंचित रहती हैं। इस वजह से भी लड़कियां जो है उनकी स्थिति खराब है और उनकी उपेक्षा की जाती है। इसके अलावा भी विभिन्न नियंत्रण होते हैं, बालिकाओं की ज़िंदगी और बहुत सारे कंट्रोल किए हुए होते हैं। उनको खेलने के लिए कम समय मिलता है, पारिवारिक निर्णय में उनको भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता। इसके अलावा उनके पहनावे, बालों को संवारने, इन पर भी बंदिश लगी होती है कि तुम भाई लेट नाइट वहाँ नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। तो और भी बहुत सारे नियंत्रण होते हैं। सो गाइज, ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है कि भी बालिकाओं की जो स्थिति खराब होती है उसकी वजह क्या होती है ना। तो बालिकाओं के प्रति जो बरती जाने वाली भेदभाव जो होते हैं उनकी सूची यहाँ हमने बनाई है। एक बार फिर से क्विकली मैं आपको दिखा दूँ ये सारी चीज़ें, क्या कारण है उनकी जो ऐसी स्थिति होती है, भेदभाव जो उनके साथ किया जाता है। पहली स्थिति है अशिक्षा, दूसरी है उपेक्षित। तो ऐसे मैंने इनको समझा दिया है, आप अच्छे से इनको जो है तैयार करिए। नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है इतना, तो है ना, लिख सकते हैं। और हेडिंग के अंदर की डिटेल, शिक्षा से उनको वंचित रखा जाता है, हेडिंग के अंदर की डिटेल आप आराम से खुद भर लेना। उन पर विभिन्न नियंत्रण किए जाते हैं, 5-6 पॉइंट भी लिख दोगे, थोड़ा इनके अंदर बना के लिख दोगे, आराम से नंबर मिल जाएंगे। चलिएगा, इस दूसरा क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ। बालिकाओं के जीवन को सुधारने में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखो, ऊपर उनको बिगड़ा हुए जीवन को हमने जो है डिस्कस किया है। अब यहाँ पर देखेंगे उनके जीवन को जो सुधारा जा सकता है ना, उसमें शिक्षा क्या भूमिका निभाती है। ठीक है, तो शिक्षा किस तरीके से अपना योगदान दे सकती है। सो गाइस, शिक्षा का योगदान, बालिका ही भविष्य में परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधेगी, इसलिए शिक्षा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक जो बालिका होती है वो ना केवल आपके अभी घर में है, वो 2 परिवारों को संभालती है एक तरीके से, एक इस पीढ़ी को, एक अगली पीढ़ी को। तो शिक्षा देखिए क्या होती है, शिक्षा जागृति उत्पन्न करती है। और शिक्षा का प्रभाव इस प्रकार होगा, क्या क्या प्रभाव हो सकता है, कैसे जो है शिक्षा एक बालिका को उसके आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करती है, कैसे उसमें सुधार कर सकती है। तो जो बालिकाएं होती हैं उन्हें आसपास हो रही गतिविधियों में रुचि हो जाएगी, अच्छे बुरे की पहचान होगी, कौन सी स्थिति उपयोगी है और किस स्थिति को टाला जाए ये उनको पता चल जाएगा। शिक्षित लड़कियां अपना जीवन खुद चला सकती हैं, उन्हें किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती, उनका घर अच्छे से चलता है, निपुणता से चलता है। उन्हें एक उपभोक्ता के अधिकारों का ज्ञान होता है कि अगर वे, देखिए ये उपभोक्ता वाला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी कारण घर के बजट में सबसे अच्छी गुण वाली वस्तु खरीदी जा सकती है। घर के आय और व्यय का भी पूरा विवरण वो सही तरीके से रख सकती है कि कैसे बजट बनाना है, कैसे अपने घर को चलाना है, वो सारी चीज़ें कर सकती है। कब, जब जो है वो शिक्षित हो जाएगी। तो शिक्षा एक लड़की के लिए किस तरीके से उपयोगी है, आप इस चीज़ को देखो, कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लो आपके आसपास या आपके घर में कोई भी अशिक्षित महिला है ना, उसकी सोच को देखो, फिर भी थोड़ा सा ना फर्क दिखता है। और आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हो या फिर दूसरी तरफ कोई पढ़ी लिखी महिला है, तो आप फिर उसकी सोच को देखो, दोनों को कंपैरिजन करो, कौन अपने कामों को ज़्यादा बेहतर तरीके से और तर्क वितर्क के साथ कर पाता है। तो ये होता है, थोड़ा सा एजुकेशन तो बहुत इफेक्ट डालती है। तो देखिए और है आपका नीचे, और है भी ये कि शिक्षा से देखिए दूसरी बात यह है आत्मनिर्भरता आती है। अब देखो, इनको जो है चाहे आप ऐसी पॉइंट्स में लिख लो, चाहे पहले हेडिंग डाल के उनके अंदर डिटेल बना लो, ये आपकी चॉइस होती है, कोई ऐसे मार्क्स नहीं करते इसमें आपके। तो शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक का मतलब वो इंडिपेंडेंट रहती है, मतलब अपनी कमाई को लेकर वो इंडिपेंडेंट रहती है, खुद कर सकती है, अपना खाना खर्चा चला सकती है एक तरीके से। और ज़रूरत पड़ने पर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी खड़ी हो सकती है ना। और गाइस, इसके अलावा जो शिक्षित लड़कियां होती हैं, आने वाले टाइम में वही शिक्षित माताएं बनकर अपने बच्चों को पढ़ाई में भी हेल्प करती हैं। ये माताएं बच्चों में अपनी अच्छी आदतों का भी विकास करती हैं। अगला पॉइंट हो सकता है कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा है भाई महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए, कि शिक्षित माता बालकों की रोज़मर्रा की छोटी बड़ी समस्याओं को समझती है और उनका समाधान ढूंढ कर देती हैं। यदि एक लड़के को शिक्षित करते हो तो केवल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सुना भी होगा, आप आराम से रिलेट कर पाओगे। एक लड़के को शिक्षित किया जाता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक लड़की को शिक्षा दी जाती है ना, तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, आने वाली पीढ़ी को वो शिक्षित कर सकती है। यदि अभिभावक अपनी लड़की को शिक्षित करेंगे तो आगे चलकर वो एक अच्छी बहू, पत्नी, माँ साबित होगी और इससे सारा समाज लाभान्वित होगा। ये बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग हैं, आप इनको अपनी लाइफ में उतारिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। तो ये फ़ायदा है लड़कियों के शिक्षित होने का। मैं एक बार फिर
से क्विकली दिखा दूँ। ये हमने डिस्कस किया है कि जीवन स्तर को सुधारने में शिक्षा की भूमिका क्या है, कि भाई यही है कि लड़कियाँ पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी, आगे चलकर अपनी आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी, अपनी छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान कर लेंगी, है ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। खाद्य परिरक्षण की घरेलू विधियों की विवेचना कीजिए। खाद्य परिरक्षण का मतलब सिंपल, पहले ये सुन लो, खाद्य की सुरक्षा करना। अब देखो, एक तो होता है आपके घर में रोज़ का बनने वाला खाना, लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मान लो आपने आम है काफ़ी सारे एक साथ खरीद लिए, है ना, आपने जो है सेब खरीद लिए बहुत सारे, तो ऐसी चीज़ जिसको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख पाओ, उन चीज़ों की जो है घरेलू विधियाँ आपको बतानी है। तो घर पर ही खाद्य पदार्थों को परिरक्षित यानी सुरक्षित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहले अगर ये क्वेश्चन, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगर शॉर्ट में आ जाता है तो आपको केवल 5 चीज़ें लिख देनी है कि सुखा के और निर्जलीकरण करके हम जो है खाद्य पदार्थों को परिरक्षित यानी सुरक्षित रख सकते हैं। अभी दिखाएंगे इनको डिटेल में भी। दूसरा है नमक मसाले और तेल के साथ अचार डालकर उनको सुरक्षित रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तीसरा है जैम जेली मुरब्बा बनाकर उनको लंबे टाइम के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। स्क्वैश या फिर जूस की बोतलों में रख सकते हैं उनको, और जमा करके भी चीज़ों को रखा जा सकता है। 5 पॉइंट है, शॉर्ट में आए तो उनको लिख देना, आंख बंद करके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पहला पॉइंट जो था हमारा कि भी सुखाकर हम चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल को सुखा देना। मतलब कोई चीज़ है, मान लो आपके घर में मूली है, गाजर है, आप क्या करोगे, उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है, तो उसको काट के आप जो है जब धूप लगा देते हो तो उसमें से पानी निकल जाता है, वो सूख जाती है। तो इस तरीके से आप उसको स्टोर करके काफ़ी टाइम के लिए रख सकते हैं। तो जब खाद्य पदार्थ में पानी नहीं बचता तो उस स्थिति में उसके सूक्ष्म जीवाणु कार्यशील नहीं हो सकते, और खाद्य पदार्थों को सुखा लेने के बाद उसको पैक करके उसको ले जाना होता है। उसको आराम से रख सकते हो आप कहीं भी, और कुछ समय के लिए पानी में डुबो कर रख सकते हो, ये सूख कर अपने पुराने आकार में लौट आता है। तो सुखा कर और उसको पानी को हटाकर भी आप किसी चीज़ को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा धूप में सुखा कर भी बहुत अच्छे तरीके से आप उसको रख सकते हो। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पापड़, अमचूर, आलू, केला चिप्स, ये सब बनाकर आप इनको धूप लगा कर रख सकते हो घर में। इसके अलावा जो है धूप में जो है मटर को, आलू फूल गोभी, भिंडी, ये सब आप रख सकते हो एक तरीके से स्टोर करके। ठीक है, तो सुखाना एक पहली विधि हो गई कि चीज़ को लंबे टाइम के लिए हम कैसे वो कर सकते हैं, सुखाकर। दूसरा है गाइस, दूसरा जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि नमक मसाले और तेल या फिर के साथ अचार डालना। अचार डाल देते हो जब चीज़ों का, तो भी वो लंबे टाइम के लिए सुरक्षित रह सकती हैं। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि जब हम कोई भी हमारे घर में ऐसा मतलब आम हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, मिर्च, तो उसका आप अचार डाल सकते हो। सरसों और काली मिर्च जैसे मसाले अचार में डलते हैं, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है गाइज, जैम जेली और मुरब्बा बनाना। तो देखिए, जैम जेली और मुरब्बा बनाकर भी फलों को लंबे टाइम तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। भाई फल के गूदेदार भाग को आपने खाया होगा कभी जैम या जेली, तो उसमें जो है जो गूदेदार भाग होता है, मान लो सेब है आपका, या फिर एक होता है आंवले का मुरब्बा भी होता है, तो उसमें बहुत सारी चीनी डालकर, मतलब बहुत सारी नहीं, सॉरी, पर्याप्त मात्रा में चीनी डालकर उसको उबाल कर बनाया जाता है, और फिर ये मिश्रण गाढ़ा हो जाता है। पपीता, अनानास, कच्चा अमरूद, सेब, इन सबका जैम बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं गाइज, उनको जो है ना गूदेदार हिस्से के साथ उनको उबालकर मुरब्बा भी बनाया जा सकता है। मुरब्बा बनाकर भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं गाइज, हम स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अगला पॉइंट है गाइस, बोतल को जीवाणु रहित करना। किसी भी उत्पाद को परिरक्षित करने के लिए ये ज़रूरी है कि बोतल को अच्छी तरीके से जीवाणु रहित किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सड़ी भूसी सी आपने जो है बोतल उठा ली और उसमें भरकर रख दिया अपना जैम, जेली या मुरब्बा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी भर लें जिसमें बोतलों को डुबोया जा सके। तली में कपड़े की एक परत बिछा दें, इसके ऊपर बोतलों को रख दें, काफ़ी मतलब अगड़म सगड़म करें, और बोतलों को उबलते पानी में 20 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि बोतलें भी उबल के जो है ना वो हो जाएँ कोरोना वायरस से फ्री, मतलब एकदम सब उनमें से जो ख़राब चीज़ें हैं वो निकल जाए, कीटाणु रहित हो जाए। तो जीवाणुओं से रहित होने के बाद बोतलों को अच्छी तरह से ढक दें ताकि फिर से जीवाणुओं का संक्रमण ना हो। तो ये तो हो गई बोतलों में भरने की विधि। एक तरीका होता है गाइस अपना जो है स्क्वैश का बोतल में भरा जाना। तो स्क्वैश तैयार करने के लिए फल के रस को चीनी में घोल करके मिलाया जाता है। चीनी की मात्रा फल के रस की मात्रा पर निर्भर करेगी, चीनी कितनी डालनी है वो फल पर डिपेंड करता है। स्क्वैश बना करके भी ना हम चीज़ों को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। स्क्वैश को ऐसी बोतलों में भरा जाए
जो अच्छे लंबे टाइम के लिए चल जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने यहीं तक छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। 4-5 पॉइंट ही आप याद कर लो, ठीक है। सो 4-5 पॉइंट देखिए, ये मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम कैसे परिरक्षित कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। पहला है सुखाना, दूसरा है नमक मसाले या तेल के साथ अचार डाल दो उन चीज़ों का, या फिर जैम जेली या मुरब्बा बना दो उन चीज़ों का, या फिर स्क्वैश बना दो, ठीक है, जमा दो उन चीज़ों को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन सही से। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं, जो गाइस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन बनता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में औद्योगिक प्रगति के चलन से प्राकृतिक ऊर्जा का अधिक प्रभावशाली संग से उपयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का वर्तमान रूप में इस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सौर ऊर्जा का अपनी डेली लाइफ के अंदर, वो दो तीन पॉइंट बताने वाली हूँ। पहला है सौर कुकर। तो ये कम गहरा होता है, चौकोर बक्से के आकार का होता है, इसका तला काले रंग का होता है, ऊपर कांच का ढक्कन होता है, और इस कांच के माध्यम से पार होकर सूर्य की किरणें काले तले पर पहुंचकर जो है कुकर को गर्म कर देती हैं। इसका मतलब जो सौर है, ये एक तरीके का कुकर है जिसमें हम खाना बना सकते हैं। और इस खाने बनाने के लिए कुछ नहीं करना गाइस, सौर कुकर में खाने को रख के ऊपर धूप में रख दो। तो इसका कुछ सिस्टम ही ऐसा होता है कि इसके ऊपर कांच का ढक्कन होता है, और कांच के पार होकर ही सूरज की जो किरणें होती है ना, उसकी काले रंग की तली पर आकर पड़ती हैं, जिससे इसमें रखी भोजन सामग्री इसकी गर्मी से पक जाती है ना। आपने सोलर सेल सुना होगा, तो सौर कुकर भी होता है उसी तरीके का एक। सौर कुकर को उपयोग लाने में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, देखिए मान लो आप गैस पर नहीं चढ़ा रहे हो किसी कुकर को, ऐसे ही धूप में रखा कुकर खुद ही खाना बना रहा है, तो इससे तो वाकई में बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, इसमें ईंधन का कम व्यय होगा। ईंधन तो खैर कुछ लगेगा ही नहीं, बस धूप लगेगी। इसका नियमित रूप से उपयोग प्रतिदिन 2 किलो ज्वलनशील लकड़ी को बचाता है। अगर डेली आप सौर कुकर का इस्तेमाल करते हो तो घर में 2 किलो लकड़ी कम से कम बच सकती है, ठीक है। गैस भी बच सकता है, खाली लकड़ी क्या कहूँ। दूसरा है, यह पूर्णतः सुरक्षित है। ना तो इसमें आग लगने का झंझट, ना गैस का रिसाव, ना सिलेंडर फटने की कोई दिक्कत, ना बिजली के झटकों की कोई भी संभावना। तो बहुत इजी टू यूज़ है ये, एक तरीके से हम कह सकते हैं। क्योंकि साधारण जो दिन का प्रकाश होता है, सूरज की रोशनी से ही सौर सेलों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित इसको कर दिया जाता है। चलिए, ये तो हो गया सौर कुकर, मतलब कुकर का एक नया रूप आप कह सकते हैं, या फिर वैसे काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो आप आराम से इसमें खाना बनाइए अच्छा और लाइए, हमें भी खिलाइए। चलिए, ये तो मजाक की बात, आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई, सौर ऊर्जा का दूसरा स्रोत क्या है? सौर बिजली प्रकाश। जो सौर ऊर्जा है उसका दूसरा वो क्या है? सौर बिजली। तो बहुत से लोग अपने घरों में सोलर सेल लगवा के रखते हैं। तो सोलर सेल अपने ऊपर पड़ती हुई सूरज की रोशनी के अनुपात से विद्युत उत्पन्न करते हैं, है ना। उनके ऊपर रोशनी पड़ती है, वहाँ से जो है लाइट बिजली चालू विद्युत आती है उनमें। इन सोलर सेलों के साथ रासायनिक भंडार बैटरियां प्रयुक्त करने पर धूप वाले दिनों में उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा का भविष्य में उपयोग भंडार हेतु संभव है। मतलब जिस दिन ज़्यादा धूप निकलती है तो जो सोलर सेल होता है वो धूप की रोशनी को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब कम लाइट होगी तो वो उसको भविष्य में उपयोग आप कर सकते हो। सोलर सेल के माध्यम से निम्नलिखित स्थानों पर प्रकाश किया जा सकता है। कहाँ कहाँ प्रकाश कर सकते हो? कहीं भी कर सकते हो यार, सड़कों पर, घरों में, विज्ञापन के लिए, कहीं भी आप उससे प्रकाश कर सकते हो। तो चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है? सौर ऊर्जा कहाँ पहुँच गए हम? जैम जेली मुरब्बे पे पहुँच गए। हाँ जी, तो सौर ऊर्जा को डिस्कस किया है। सौर ऊर्जा में 2 चीज़ें आपको बताई हैं। पहला है सौर कुकर के बारे में जाना है। फिर है गाइस आपका सौर बिजली, जो एक इन्वर्टर की तौर पर आपका काम करता है, इन्वर्टर या जनरेटर के स्थान पर। चलिए, क्वेश्चन अगला दिखा देती हूँ आपको गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके घर में रसोई, बरामदे, लॉन। ये देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें से रसोई वाला जो है रिपीट होता है क्वेश्चन, कि रसोई की देखभाल आप कैसे करोगी, उसकी व्यवस्था कैसे करोगी। तो बरामदे और लॉन को भी ले लेते हैं, देख लेते हैं कैसे रख रखाव करोगे आप इनको। मान लो रसोई घर है, उसके बारे में पूछ लिया जाए कैसे रख रखाव करोगे इसका। तो देखो, इसमें हमारा रसोई घर को कैसे रख रखाव करोगे। सर्वप्रथम रसोई की स्वच्छता, सबसे पहली बात। वाकई में ये तो चीज़ है कि किचन के अंदर सबसे पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखो, ठीक है। सारे बर्तन जो है, फिर दूसरी बात यह है कि सारे बर्तनों को ठीक से रखो, धुले हुए बर्तन हो अच्छे तरीके से। तीसरी चीज़ के नल सिंक में पानी का ठीक प्रकार से बहाव हो, वहाँ पर गंदगी या पानी जमा ना हो जाए, वरना मच्छर पैदा हो जाते हैं और गंदगी होती है। प्रत्येक सामान अपने स्थान पर रखो, ताकि किचन में आप जब भी घुसो कोई भी सामान आराम से उठा लो। इसके अलावा प्रत्येक खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर उनका नाम लिख दो। नाम लिखने से और आसानी होगी, सारे डिब्बे खंगालने नहीं पड़ेंगे आपको।
ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ तो रसोई घर को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, और भी 2-4 पॉइंट अगर आपके दिमाग में है, आप रसोई घर संभालते हो तो लिख सकते हो अपनी तरफ से। दूसरी चीज़ है गाइस आपका बरामदा को कैसे मेंटेन करोगे। प्रत्येक सामान प्रयोग हेतु सही स्थिति पर हो, जैसे कुर्सी कहाँ रखनी है, टेबल कहाँ रखनी है, सोफा कहाँ रखना है ना। तो ये चीज़ें तो बरामदे की होती है, इनको किचन में तो नहीं ले जाओगे आप, तो उनको सही से रखो। फूलदान के जो फूल हैं वो अच्छे हों, साफ़ सुथरे हों, झाड़ झूड़ के रखो उनको। सोफ़ा का कुशन कवर, इनको भी साफ़ सुथरे धोते रहो वीकली या मंथली, जैसे भी आप करना चाहो। प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, ऐसा ना हो अंधा अंधा सा घर हो रहा हो पूरा, ठीक है। बरामदा स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित हो, साफ़ सुथरा हो, झाड़ू पोंछा उसमें अच्छे से किया हो आपने। अगला है गाइस आपका लॉन की घास एकदम एक समान कटी होनी चाहिए। आपके लॉन में घास है तो उसको एक ही कटिंग के साथ काटो। गमले साफ़ सुथरे हों, उनमें मौसम के अनुसार फूल और पौधे लगे हुए हों। झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ों की नियमित रूप से कटाई छटाई हो, और पेड़ पौधों की प्रतिदिन सिंचाई हो, पेड़ पौधों में पानी भी डले। तो ये यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ डिस्कस कर ली है। रसोई घर का ध्यान कैसे रखना है, बरामदे को कैसे साफ सुथरा करना है, और लॉन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ता आंदोलन। ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले जानेंगे उपभोक्ता क्या होता है, फिर उसके बाद उपभोक्ता शिक्षा क्या होती है, और उपभोक्ता आंदोलन कैसे कर सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ भी आ जाए, पहले आपको पता हो उपभोक्ता क्या है। जो वस्तु खरीदता है और उसका उपयोग करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो इस तरीके से गाइस हम सभी इंसान जो दुनिया में है, आई थिंक सभी के सभी हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, है ना। चाहे एक बच्चा टॉफ़ी क्यों ना खरीदे, वो भी क्या हो गया, वो भी एक उपभोक्ता हो गया। तो वे सब वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जिन्हें हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, बाज़ार से विभिन्न उत्पादों की खरीदारी करते हैं, प्रयोग में लाने के लिए करते हैं। तो ये जो सामान हम खरीदते हैं, तो हम सब क्या है, इस तरीके से बाज़ार से विभिन्न सामानों को ला रहे हैं हम खरीद के, तो हम सब हर एक व्यक्ति क्या है गाइस, उपभोक्ता है। उपभोक्ता का मतलब वो व्यक्ति जो बाज़ार से कोई भी सामान खरीदता है उसका उपयोग करता है, बस ये चीज़ याद रखो, उसको उपभोक्ता कहते हैं। जीवन यापन के लिए परिवार के सभी सदस्य विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का भाई इस्तेमाल करते ही करते हैं। ज़िंदगी जीनी है तो कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं हम लोग, है ना, और उन्हें प्रयोग में लाते हैं। तो परिवार का हर एक सदस्य उपभोक्ता है इस तरीके से, चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी अगर बॉटल से दूध पी रहा है तो वो भी एक तरीके का उपभोक्ता ही हुआ। दूसरा गाइस हमारा पॉइंट है तो वो है उपभोक्ता शिक्षा। तो उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी, देखो शिक्षा सिंपल वर्ड है, उपभोक्ता को शिक्षा होनी चाहिए, वो क्या खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, उसको जिन माध्यम से उसको जानकारी मिलती है उसे उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं। मान लो आपने कहीं पे पढ़ा कि भाई जो है आप अगर ये सामान खरीदते हैं और कि आपके ये जो है अधिकार है, आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में कि उपभोक्ता शिक्षा हमें उपभोक्ता अधिकार के प्रति सचेत करती है। इन अधिकारों की जानकारी उपभोक्ता को जो है समझदार बनाती है कि भाई हाँ हमारे क्या अधिकार हैं, अगर हम कोई ग्राहक होने के तौर पर हमारे क्या अधिकार हैं, हम कैसे जो है कौन सी वस्तु कहाँ है, कब, कैसे, कितनी मात्रा में खरीदनी है, जो भी उसका जो है प्राइस वाइज है, कितना हमें देना है, कोई हमसे एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं ले रहा, वो सब उपभोक्ता शिक्षा होती है। चलिए तीसरा गाइस पॉइंट है हमारा उपभोक्ता आंदोलन, यानी अगर आपको जो है कोई चीज़ ख़राब दी जाए तो आप आंदोलन भी कर सकते हो उसके अगेंस्ट। उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कि हम हमारे अधिकार हैं ये, व्यापारियों को, उत्पादकों को धांधली करने से रोकने के लिए। आपको सामान खरीदने गए, कोई जो है धांधली कर रहा है, कोई गड़बड़बाजी कर रहा है, मिलावट कर रहा है, समाज के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए, तो अन्य उपभोक्ताओं के साथ मिलकर उपभोक्ता समस्याओं को दूर करने के आंदोलन कर सकते हैं। तो उस किए जाने वाले आंदोलन को ही क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो मान लो आप जो है आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, पास पड़ोसी हैं, सभी परेशान हैं कि भी आपके जो पास पड़ोस में मिलावट भरी चीज़ें बिक रही हैं, तो आप क्या करेंगे, इकट्ठा होकर आंदोलन कर देंगे। आप सब उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। चलिए ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। पहला मैंने आपको बताया उपभोक्ता होता क्या है। उपभोक्ता का मतलब मैं, आप, हम सभी उपभोक्ता हैं। जो भी इंसान वस्तु खरीदता है, उसका उपयोग करता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। बना के लिख देना इसके बारे में भी अपना सही से, है ना। उपभोक्ता शिक्षा क्या होती है, तो जो हमारी जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे क्या अधिकार हैं, कैसे उपयोग करना है, कैसे आवाज़ उठानी है, और जो चीज़ें हमें जानकारी देती हैं कि भाई उपभोक्ता होने के नाते आपके क्या क्या जो है अधिकार हैं, वो सब उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता आंदोलन आपको पता है, अपना आवाज़ उठा सकते हो, आप आंदोलन कर सकते हो, तो आप सभी उपभोक्ता आंदोलन भी हो, हालांकि करते कम लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज, उपभोक्ता के अधिकारों का विवरण आपको देना है। कौन कौन से अधिकार होने हैं वो आपको बताने हैं। पॉइंट्स याद कर लो, डिटेल आप खुद भर दोगे आराम से। पहला है सुरक्षा का अधिकार, है ना। उपभोक्ता के अधिकार यानी पहला सुरक्षा का अधिकार। यह अधिकार उपभोक्ता को उन उत्पादनों के विरोध में सुरक्षा प्रदान करता है जिनसे ज्ञान और माल
को खतरा होता है। तो पहला क्या हो गया गाइस, इस तरीके से आपका पहला हो गया आपका सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, इसका पॉइंट याद रखना। दूसरा है जानकारी का अधिकार, आप सभी को भी जानकारी होनी चाहिए, क्या खरीद रहे हो, कितना खरीद रहे हो, कितना उसका प्राइस है, कितना देना है। उसके बाद चयन का अधिकार, कोई सामान आप खरीद रहे हो तो कोई आप पर ज़बरदस्ती नहीं ला देगा उसको, आप उसको चूज़ कर सकते हो कि हमें क्या खरीदना है। तो इसके अंतर्गत उचित मूल्य पर सबसे संतोषजनक उत्पादन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाजार में जा रहे हो और वहाँ पर एक दुकान पर कोई चीज़ जो ना थोड़ी महंगी है, दूसरी दुकान पर थोड़ी सी सस्ती है, और सस्ती वाली और महंगी वाली दोनों की क्वालिटी सेम है, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी खरीदनी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। और क्या अधिकार होता है उपभोक्ता, सुनवाई का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत किन्हीं भी गलत तरीकों से अपनाने वाले व्यक्तियों के आप विरोध में शिकायत करोगे तो शिकायत करने पर आपकी सुनवाई होगी, ये भी आपका अधिकार है। इसके बाद क्षतिपूर्ति का अधिकार, मान लो आपने कोई सामान खरीदा, वो सामान बिल्कुल बेकार निकल गया, तो आप जाकर लड़ते हो ना दुकान वालों से कि हाँ भैया जो है ये सामान आपने ऐसा दे दिया, तो ये फिर वो क्या करता है बेचारा, या तो सामान को चेंज करके देता है या फिर आपके पैसे वापस कर देता है। तो ये क्षतिपूर्ति यानी जो आपका नुकसान हुआ है इसका भी आपको अधिकार है। आपके तो बहुत सारे अधिकार हैं, साथ में मेरे भी। दूसरा है उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार, के उचित खरीदारी उचित चुनाव आप कर सकें, इसलिए आपका अधिकार है कि आपको उचित उपभोक्ता शिक्षण मिले, यानी आपको पता रहे कि शिक्षित हों, आप उपभोक्ता शिक्षा को लेकर आप शिक्षित हों। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको गाइस ये कुछ पॉइंट्स दिखा दिए हैं कि उपभोक्ता होने के नाते हम सभी के क्या अधिकार होते हैं। पहला सुरक्षा का अधिकार होता है, ठीक है। दूसरा है आपको जानकारी का अधिकार होता है, हर चीज़ की जानकारी हो। तीसरा है चुनाव का अधिकार होता है, किसी भी सामान को आप चुन सकते हैं। सुनवाई का अधिकार होता है, आपकी सुनवाई होगी, और कोई चीज़ गलत मिल जाए तो क्षतिपूर्ति यानी आपके पैसे आपको वापस दिए जाते हैं, ये क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। और उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार, 4-5 अधिकार लिख दो, बहुत हैं, जोन सा भी याद आ जाए उसी को लिख देना, उसके अंदर की फिर डिटेल भर देना, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और लेते हैं गाइस, जो कि हमारा काफ़ी बार आता है क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी है और बचपन से अभी तक आपने ये टॉपिक देखा ही होगा कहीं ना कहीं, वो है वातावरण। तो परिचय दे रही हूँ सिंपल सा इसका, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें क्या क्या है, पेड़ पौधे, वायु, जल, जंतु, भूमि इत्यादि शामिल हो, सब मिलकर क्या बनते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण की परिभाषा आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है ज़्यादातर, तो आप बता सकते हो कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे, जल, वायु, भूमि, ये सब मिलकर पर्यावरण बनते हैं। हमारा पर्यावरण हमेशा कैसा होता है गाइस, गतिशील होता है। गतिशील का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है ना। पर्यावरण में आप देखो, हवा भी चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, इंसान चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये गतिशील है, कभी एक जैसा नहीं रहता और समय समय पर चेंज होता रहता है। हम पर्यावरण को निरंतर दोहन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग करते जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसके बाद में हमें से क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सो गाइस, निरंतर पेड़ों को काटना, जानवरों को मारना, पानी का बर्बादी करना, इन सभी के इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये बहुत जनरल सी बात है। एक पेड़ लगभग 10 से 20 वर्षों में बनता है। एक पेड़ को बनने में कितना टाइम लगता है, 10 से 20 वर्ष, और जब उसको काटने के लिए लोग दौड़ते हैं तो 10 या 20 मिनट में लगते हैं, फटाफट उड़ा देते हैं उसको, है ना। तो इस कारण असंतुलन तो होगा ही, और इस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी बूंद इस धरती पर पानी नहीं बचेगा, जंगल नहीं बचेंगे, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तो ये इन सभी चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद रहेंगे। हमारा वातावरण बदतर होता जा रहा है, जिसका हम पर खुद पर ही इफेक्ट दिखता है। तो इस पार्ट में हम ये इस चैप्टर में क्या, ये वाला जो लेसन था इसमें हमने यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसको हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, वैसे आई थिंक आपको हेल्प हो जाएगी। ये समझ लो पूरी होम साइंस का निचोड़ यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ 2-3 वीडियोस के थ्रू। अगला क्वेश्चन है गाइस आपकी आय का प्रबंधन। यहाँ से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आय का प्रबंधन, सबसे पहले समझो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आय। आय का मतलब होता है आपकी इनकम, आपकी हो, आपके पापा की हो, मम्मी की हो, जो भी इंसान घर में कमा रहा है उसको आय बोलते हैं। प्रबंधन का मतलब उसको आप किस तरीके से प्रबंध करोगे, ऐसा ही नहीं कि आज इनकम हुई और कल उसको सारी को उड़ा दी, है ना। तो ये आपका पहले अर्थ देखो, जो मैंने ऐसे बताया है, आय मतलब इनकम और प्रबंधन का मतलब उसका कैसे आप मैनेजमेंट करते हो। आय प्रबंधन का अर्थ है परिवार की आय का योजनाबद्ध और सही तरीके से उपयोग करना। जो भी आपके घर में कमाई हो रही है उसको सही तरीके से नियंत्रित रूप में आप कैसे इस्तेमाल करते हो। हमें विभिन्न मदें ज्ञात होती हैं। मदें का मतलब देखो, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और उन्हीं ज़रूरतों को हम अपनी आय से परिवार के लिए पूरा करते हैं, है ना। पैसे से ही ज़रूरतें पूरी होती हैं। कभी कभी महीने की आवश्यकता पूरी होने से पहले ही पूरी आय समाप्त हो जाती है कि भाई अभी दूसरी सैलरी मिलने का टाइम आया नहीं और पैसे खत्म। आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ स्थिति ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं और हम अपनी आय को इस तरीके से खर्च करते हैं कि अब जो हमारी डेली की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम के लिए भी थोड़ा सा सेविंग्स कर लें। तो यही क्या होता है गाइस, आय का प्रबंध।
सिंपल बात है, अपनी इनकम को आप इस तरीके से नियोजित करें कि अब की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाले टाइम के लिए भी आप उसको थोड़ा सा बचा पाएँ। ऐसा ना हो कि सारी एक साथ आप उसको खर्च कर दो। ये होता है आय का प्रबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना यार, कम से कम। बोलते बोलते गला भी दुख जाता है कभी कभी मेरा। सो गाइज, अगला क्वेश्चन है आपका, आय प्रबंधन में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। पहला है, क्या क्या शामिल होती हैं? पारिवारिक आय के उपयोग की योजना बनाना। सबसे पहले आप योजना बनाओगे भी कितनी इनकम हुई है, फिर उसको व्यय योजना, उसमें से आप देखोगे कि कितना खर्च करना है, कितना बचत करना है, ये आप देखोगे, ठीक है। दूसरा है आपका पारिवारिक आय के व्यय पर नियंत्रण रखना। जितना खर्च कर रहे हो उसको थोड़ा कंट्रोल करो और अपनी व्यय पर 2 तरीकों से नियंत्रण आप रख सकते हैं। कैसा? पैसे की बचत करने के लिए। दूसरा, पैसा व्यर्थ बर्बाद नहीं होना चाहिए। देख लेना इन पॉइंट्स को, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे है, धन खर्च करने के लिए कोई रेडीमेड योजना नहीं रहती। ऐसा नहीं है पहले से आप बना के बैठो। जिन परिवारों की आय आमदनी एक सी हो, आवश्यक नहीं है कि उनकी जो है धन खर्च करने की योजना भी एक जैसी ही हो। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट याद रख लो भाई कि आय प्रबंधन में क्या क्या बातें शामिल होती हैं। पहले देख लो खर्चे कितने हैं, फिर उनको कैसे खर्च करना है, कितना बजट करना है। अगला क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 4 नंबर पर मत जाना, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ले हैं। टोटल 10 यहाँ आपको दिखाऊंगी। आवश्यकताओं और इच्छाओं के मध्य अंतर क्या है? आवश्यकता और इच्छा, सिंपल सी बात है। जो ज़रूरत है आपकी वो आवश्यकता है, और इच्छा जो जाग रही है उसको इच्छा कहते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं से क्या अर्थ है, दोनों का मतलब क्या है। बहुत ईजी सा एग्जांपल देती हूँ आपको। पहले देखो, इसमें पढ़ लो पहले। आवश्यकताएं क्या होती हैं? आवश्यकताएं वे कमियां हैं जिनके दूर होना ही चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ और जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है, अपने शरीर की रक्षा के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ही चाहिए। तो जो जीवित रहने के लिए चाहिए, और अन्य कुछ आवश्यकताएं हैं जिनसे जीवन सुगमता और आराम से व्यतीत होता है, वो होती हैं आवश्यकताएं। मान लो देखो, आप एक स्टूडेंट हो, रिलेट कर पाओगे। मान लो आपके पास कोई बैग है, बैग हो रहा है पिछले काफ़ी साल पुराना, बिल्कुल उसके ना टुकड़े टुकड़े से होने को तैयार है, ऐसी बिल्कुल बेकार हो रहा है, फटा पुराना सा। अब आप घर में जाकर कहोगे कि मम्मी या पापा मेरा बैग हो रहा है ख़राब, प्लीज़ मुझे एक नया बैग दिला दो। तो उस कंडीशन में गाइस ये आपकी क्या हुई? ये हुई आपकी आवश्यकता। आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। तो जो कमियां हैं, जिनके बिना गुजारा नहीं हो पा रहा, जो बिल्कुल मूलभूत हैं, जिनके बिना आपका काम रुक जाएगा, वो आवश्यकताएं हैं। दूसरी ओर इच्छाएं या अभिलाषाएं। इच्छाएं क्या है? मान लो उसी बैग का उदाहरण आपको देती हूँ। आपके पास एक बैग है, अभी पिछले साल ही पापा ने दिलाया था, अच्छा खासा बैग है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, बढ़िया है मतलब। और अभी आपके पापा का इतना ज़्यादा कुछ खास बजट है नहीं कि वो आपको जो है बैग दिला पाए। आपने जाकर फरमाइश कर दी, पापा ऐसा है, चिंटू वो वाला बैग लाया है, मुझे भी ऐसा ही बैग चाहिए। अब ये इस कंडीशन में गाइस ये आपकी क्या हुई? ये आपकी आवश्यकता हुई या फिर आपकी इच्छा या अभिलाषा हुई? बताना कमेंट करके मुझे। ये आपकी इच्छा हुई, क्योंकि आवश्यकता तब होती जब आपके पास बैग नहीं होता, बिल्कुल बेकार होता, या फिर गुजारा नहीं हो रहा होता उसके बिना। अब आपकी इच्छा जाग रही है, तो इच्छा जीने के लिए आवश्यक कदापि नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इच्छा नहीं पूरी हो रही तो आप मरने वाले हो, है ना। तो लेकिन पूरी हो जाए तो कुछ बुरा भी नहीं है, हर व्यक्ति उनको पूरा करना चाहता है। आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आई होप, अब देखिए 10 क्वेश्चंस पूरे यहाँ पर मैंने शो कर दिए हैं। आई होप आपकी काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाएगी। 3 वीडियो देख लो, जो मैंने आप पहले 2 क्वेश्चन वाली बनाई थी, ठीक है, 2 और 4 नंबर 1 और 2 मार्क्स वाली बनाई थी। उसके बाद मैंने जो है इसका पार्ट 1 बनाया था। इसी वीडियो का पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चन दिखाए थे इसी तरीके थे विद आंसर, जिसको एक्सप्लेन किया था। सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। इसके अलावा होम साइंस का पेपर कैसा आता है उसका लिंक भी नीचे मैं दे दूंगी। इसके अलावा हमारे चल रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी होम साइंस के, तो पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार देख लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। बाकी अगर आपके पास 12th क्लास में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग तरीके से चल रही है, सिलेबस पूरा करवा रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें बात करूँ इंग्लिश की, सो इंग्लिश के लिए हमने अभी एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने इंग्लिश के लेसन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ तैयार कर सकते हो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो टीएमए के सोल्यूशन के लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो एक बार। टीएमए के सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर हम लोग सोल्व करवा रहे हैं। अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप सभी का उस पर। तो आई होप आप जो है कर लोगे, काफ़ी चीज़ें आपको हो जाएंगी हासिल हमारे चैनल के थ्रू। चलिए वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ ना यार, कैसी वीडियो आपको लगी है, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करना। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दो यार जाते जाते कम से कम, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।